जी अच्छा, इसका ना सोल्यूशन बाद में देख लें, पहले मैं बड़ा सवाल करवा दूं क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और इसलिए ना टाइम ज्यादा लगना है इसके ऊपर। से लें जी, क्वेश्चन नंबर 3। एक दो दिन ना अगर आप लोगों ने टाइम देना है ना तो फिर मैं एक दो दिन में ना जो बड़े बड़े सवाल है ना वो करवा देता हूँ, 2-3 दिन में। सॉरी, करवाने लगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 यही करना है हमने, मेन आपने चैप्टर नंबर 3 तैयार करना है अपना अकाउंट उसका नहीं, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 3 करना है आपने पूरा और वो अपना टेस्ट तैयार करना है और ये एक सवाल बड़े शौक से करना है आपको, ये वाला लिखा हुआ है। ओके, गुड। Following summarized trial balance as at December 15 pertain to Moon Trading Limited whose deals in office machine। ये जो मून लिमिटेड है ये किस में डील करता है? ऑफिस मशीन में। मतलब ऑफिस मशीन उसकी क्या है? ऑफिस मशीन उसका स्टॉक है। ओके, फिक्स्ड एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150, accumulated depreciation 45। एक बात गौर से सुनना, यहां पर क्या लिखा हुआ है? समराइज्ड ट्रायल बैलेंस। अगर तो accumulated depreciation के साथ डेट बताई हो कि ये डेट है, अगर बताया होता 1/1/15 तो ये ओपनिंग डेट होती या क्लोजिंग होती? हमारा ईयर एंड क्या है? दिसंबर 15। और अगर accumulated depreciation के साथ डेट होती 1/1/15 तो ओपनिंग होती या क्लोजिंग होती? अब बात को याद रखना है आपने। हाँ, ये पहले कभी आया नहीं ना ये बात, इसलिए बताने लगा। क्लोजिंग डेप्रिसिएशन वो होती है कि इस साल की डेप्रिसिएशन लेकर इसके अंदर ऐड कर दी है। क्लोजिंग डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? इस साल की डेप्रिसिएशन हमने ले भी ली है, जहां जहां लिखनी थी लिख भी चुके हैं। ओके, ओपनिंग डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अभी इस साल की डेप्रिसिएशन अभी ली ही नहीं, वो हमने खुद लेनी है डेप्रिसिएशन और एक्सपेंस में भी लिखना है और एसेट में से माइनस भी करना। हाँ नहीं, ओपनिंग का मतलब है अब ये पिछले साल की है, क्लोजिंग होता है इस साल की। अच्छा बताने लगा। पहली बात जरा गौर फरमाए, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें उसने डेप्रिसिएशन बताई हुई थी ट्रायल बैलेंस के अंदर, हमने उसकी डेप्रिसिएशन नहीं ली थी, जब जो एरर था ना बस उनकी डेप्रिसिएशन ली थी 1400 की और रेनोवेशन एक्सपेंस की। ठीक है, अब सुने, आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के दो बैलेंस हो सकते हैं। ये कब ऐसा सोचना है? अगर ऊपर लिखा हो समराइज्ड ट्रायल बैलेंस, क्या लिखा हो? अगर तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ लिखा हुआ है ना 1/1/15, इसका मतलब है ये पिछले साल ही डेप्रिसिएशन है, इस साल की भी डेप्रिसिएशन नहीं ली। डन, हम डेप्रिसिएशन लेंगे इस साल की, जैसे सिंपल हम फाइंड करते हैं, डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, एक्सपेंस में भी लिखेंगे और एसेट में माइनस भी करेंगे। डन होगी बात? एक्सपेंस में भी लिखेंगे, एसेट में से माइनस भी करेंगे और ये भी माइनस करना ही करना। ये तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने एसेट में से माइनस होती होती है, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो। अब अगली बात सुनिए, अगर इसके साथ डेट होती क्लोजिंग, क्या होती? क्लोजिंग। इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करके इसमें ऐड हो चुकी है, अब आपने डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं करनी, बस आपने सिर्फ इसको एसेट में से माइनस करना है। ओपनिंग हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है और डेप्रिसिएशन जो इस साल की है वो भी माइनस करनी है, और अगर क्लोजिंग हो तो फिर डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं करनी, हमने फाइंड हो चुकी है। जब कुछ ना लिखा हो, हाँ अगर कुछ नहीं, पूरी बात सुने, कुछ ना लिखा हो या क्लोजिंग डेट हो, और ट्रायल बैलेंस कौन सा होना चाहिए? समराइज्ड। अगर समराइज्ड ट्रायल बैलेंस है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये क्लोजिंग है। पिछले सालों में जाए जरा, आपने 2 सवाल किए हुए, 3 टोटल, 2 किए। आप एक क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अब 2 के अंदर तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के अंदर ही मिल गया था, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन फाइंड हो चुकी थी। अब आ जाओ 4 पे,
में इस तरह करेंगे ना, हमें यहां लिखा हुआ है समराइज्ड, क्या लिखा हुआ है, डेट कौन सी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ डेट कौन सी लिखी हुई है भला, 1715, ओपनिंग है क्लोजिंग है, इसका मतलब है साल की डेप्रिसिएशन नहीं ली हुई, इस साल की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन नहीं ली, क्यों, क्योंकि उसने डेट लिख दिया कि भाई ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, ये पिछले सालों की टोटल है, इस साल की अभी डेप्रिसिएशन नहीं ली। तो हमने क्या करना है, सिंपल करना है कि इसमें डेप्रिसिएशन लेंगे, जो जो उसका करना है एक्सपेंस में भी लिखेंगे और एसेट में से माइनस भी करेंगे। हाँ जी, हाँ आप देखिए एडजस्टमेंट यहां पर कहां गिवन है, ये डेप्रिसिएशन बताई हुई है ना, और डेप्रिसिएशन लेंगे अब, अगर बताई ना हो तो बताएगा, अगर ओपनिंग गिवन है तो कहीं ना कहीं से तो आप डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे ना फिर। अब यहां पर आए, इस सवाल के अंदर मैच करें जरा मसला क्या था दोनों में। अब जरा देखें, आपके पास डेट लिखी नहीं हुई और ट्रायल बैलेंस कौन सा है, समराइज, क्या मतलब है डेप्रिसिएशन ले चुका है, और हमने डेप्रिसिएशन सिर्फ वो लेनी है जो गलती वगैरह होगी तो समराइज के रिलेटेड कोई वर्ड इस्तेमाल करना, एडजस्टेड, अगर एडजस्ट करेगा तो भी नहीं, फिर भी समराइज ही मतलब है। आगे चलते हैं, डेब्टर्स डन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है आपका अलाउंस फॉर, और ये भी उसका क्या है, ब्रो डाउन, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है ना वो ब्रो डाउन होता है। अच्छा देखिए, मैं बार बार एक बात दोहराना नहीं चाहूंगा, फाइनल अकाउंट में अगर आप मुझे 10 घंटे भी लगवाओगे ना एक सवाल पे, कोई मसला नहीं, असल हकीकत यह कि आपको हर बात समझ आए, बस ये आपका फायदा है सारी जिंदगी के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है, पीआरसी के लिए नहीं है, सारी जिंदगी के लिए। इसलिए एक्टिव होकर बैठा करो और पूरी बात समझने की कोशिश किया करो, दरम्यान में दिमागी तौर पर थकावट होती है तो बताया करो, ताकि हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके या मुंह हाथ धो के फिर शुरू हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, इन्वेंट्री, फिर प्री पेमेंट्स, एडवांस एंड अदर रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैपिटल, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर, अदर पेएबल, सेल्स, परचेज, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, अदर इनकम टोटल। अच्छा, ये भी फाइनेंस कॉस्ट होती है और ये भी फाइनेंस कॉस्ट होती है, बैंक को जो भी पेमेंट करनी है ना वो सारी फाइनेंस कॉस्ट होती है, चाहे इंटरेस्ट पे करो उसको या बैंक चार्जेस पे करो। पहली बात, इन्वेंट्री एज वैल्यूड, FIFO मेथड, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट दिसंबर 2025 530 मिलियन, ये क्या है, ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब जरा फोकस करना, ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, कहते जब हम स्टॉक गिन रहे थे ना, इट वॉज नोटेड दैट, तो ये हमने नोट किया, ये चीजें हमें पता चली। पहली बात, अ फोटोकॉपी मशीन अपेयरिंग इन इन्वेंट्री, एक फोटोकॉपी मशीन है, हमारा बिजनेस किस चीज का भला, ऑफिस मशीनों का, एक फोटोकॉपी मशीन है, अपेयरिंग इन इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड इन ऑफिस सिंस 1 अक्टूबर 15, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 0.78 मिलियन। प्रॉब्लम आ गया, एक मशीन इन्वेंट्री में लिखी हुई है, हालांकि वो ऑफिस में पड़ी हुई है। अब और जरा, हमने अभी अभी इन्वेंट्री खत्म किया है, एक हमारा इन्वेंट्री ऑफिस मशीन है, हमने अपनी इन्वेंट्री उठाई, किस में शुरू कर दी, ऑफिस में रख दी, ऑफिस में इस्तेमाल के लिए, लेकिन वो नजर किस में आ रही है, इन्वेंट्री में। अब हम क्या करें, इन्वेंट्री से निकालें, कहां ले जाएं, नॉन करंट एसेट में। गुड हो गया, कहां ले जाएं, क्योंकि वो अब हमारा इन्वेंट्री नहीं रहा। अब एंट्री क्या पास करेगी, एंट्री की बात करते हैं, हमने ऑफिस मशीन करनी है डेबिट, ऑफिस मशीन को कर देना है डेबिट, और परचेज कर देना है क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 0.78, 0.78। ये बात समझ लगी। अब इसके इफेक्ट खुद बता रहे हैं मैंने क्या करना है, ऑफिस मशीन में जाकर प्लस हो जाएगा, परचेज में जाकर माइनस हो जाएगा। ये बात समझ लगी। अच्छा एक और बात है, ये क्वेश्चन के अंदर अगर होगा तो करना, वरना ना करना। ये इन्वेंट्री के अंदर भी तो मौजूद है, इन्वेंट्री तो है ही नहीं अब ये, तो क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस करेंगे। क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस करेंगे।
तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है यहां पर लिख लेता हूं मैं 530 है ना 530। Yes. अब इसके अंदर खुद कह रहा है अफोर्ड टू कम मशीन अपेयरिंग इन इन्वेंट्री, तो ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी है, तो यहां से भी हम निकाल एक तो जनरल एंट्री पास करेंगे ना, जब अपना स्टॉक इस्तेमाल करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी, अपना स्टॉक एसेट बनाओगे तो क्या एंट्री पास होगी, एसेट डेबिट परचेज क्रेडिट। दूसरा ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं अब हमारा, वो से वहां से निकाल दें। डन, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। अच्छा यहां पर एक और गलती भी है, सॉरी किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का सिंगल इफेक्ट ही डबल होता है, मतलब क्यों, क्लोजिंग स्टॉक खुद दो जगह पे जाता है, एक कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस होता है और दूसरा करंट एसेट में जाता है, जब दोनों जगह पर जाएगा डबल इफेक्ट हो जाएगा। वैसे इसके पीछे और स्टोरी है कॉस्ट ऑफ सेल वाली, वो मैं अगले एक सवाल में बताऊंगा कि एक ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो मिक्स ना हो जाए। अभी सिर्फ क्या होता है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होगा उसका सिंगल ही काफी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और यहां मिसिंग है, कोई बता सकता है? हाँ जी, जब आपने अपना ऑफिस मशीन बनाई होगी, अपना नॉन करंट एसेट बनाया होगा, तो आपको फिर डेप्रिसिएशन भी होनी चाहिए थी। क्या इसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन ले चुका है या नहीं? क्योंकि इसने तो इन्वेंट्री में लिखा हुआ था, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी। और कितने महीनों की आएगी? 3 महीनों। मल्टीप्लाइड बाय इसका रेट कहीं गिवन होगा, ढूंढ लो जरा इसका रेट कीजिए, और है भी कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा ये ना इसको ना हार्ड फॉर्म में आपके पास चाहिए, है तो 2-4 दिन, लेकिन इसके सवाल कम से कम हार्ड फॉर्म में चाहिए, चाहे एमसीक्यू ना लेना इसके, लेकिन जो 13 सवाल है ना, तकरीबन ये पेज बनेंगे 5-6, ये हार्ड फॉर्म में आपको चाहिए, ताकि आप ना अपने सामने रखकर बैठा करो सवाल। तो कल ना जब भी आप आओ ना, तो पहले ये असाइनमेंट के ये सिर्फ 13 क्वेश्चन करके आना बस। तो एंट्री देखे जरा, बताएं डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। देखिए जरा 0.039 ही आएगा, पहले तो यही आता था, अब दिखा बताओ जरा। जीरो पॉइंट 0.039। अब ये बल्कि किधर किधर जा रहे हैं, एक ही एक्सपेंस में चला जाएगा और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाकर ऐड हो जाएगा, या डायरेक्ट एसेट से माइनस कर दो, या पहले उसमें ऐड कर लेना, बाद में तो माइनस होना ही होना है। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट ओके होगी, आपको भी सब ओके है। दूसरी एंट्री मैं इधर ही पास कर देता हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 0.039, एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा 0.039, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस हो जाएगा। डन हो गया, आगे चलते हैं। नंबर 3 आइटम कॉस्टिंग नहीं, 4 कंप्यूटर वर फाउंड टू बी शॉर्ट, मतलब अब भला क्या है क्या, इन्वेंट्री से काम हमारे रजिस्टर पे लिखे हुए हैं, आपके सामने रजिस्टर है इन्वेंट्री का, परपेचुअल या पीरियोडिक जो भी है, आप ना उसको देखते हो और स्टॉक काउंट कर रहे हो। अच्छा ये है, अब आपने देखा 4 कंप्यूटर रजिस्टर पे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिजिकली नहीं पड़े हुए। इट वाज डिस्कवर्ड, ये पता चला दैट दीज कंप्यूटर कॉस्टिंग, जिनकी कॉस्ट थी 0.32 मिलियन, has been issued for the use by the proprietor family member। तो पता चला वो तो बच्चे आए थे, वो 4 कंप्यूटर ले गए हैं, तो ये क्या हुआ, ड्राइंग्स। एंट्री क्या पास करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट, परचेज कितनी अमाउंट से भला 0.32 0. अब क्या होगा भला, ये ड्राइंग्स में जाकर या इक्विटी से माइनस, ये परचेज में से, लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस, क्योंकि आपके रजिस्टर पे नजर आ रहे थे, जाकर आपने एक्चुअल में देखा वो तो थे ही नहीं, और वो फैमिली मेंबर ले गए थे। डन होगी बात, ये दूसरी एंट्री होगी, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर।
मुझे तो क्लियर है, आप बता देना। नेक्स्ट तीसरा, आइटम कॉस्टिंग 4.5 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर। क्या कहना चाह रहा है? परचेज रिटर्न दिसंबर 2015 में, आखिरी डेट, आखिरी साल के आखिरी दिन। द रिटर्न वाज रिकॉर्डेड इन जनवरी, मतलब दिसंबर में रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिटर्न कब किया था? दिसंबर में। तो क्या ये दिसंबर में रिकॉर्ड कर ले? वो जनवरी में रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब उसने दिसंबर में रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्या रिकॉर्ड कहाँ होना चाहिए, दिसंबर में या जनवरी में? तो हम एंट्री पास कर देते हैं परचेज रिटर्न की। बताओ परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न, कितनी अमाउंट का है? 4. ये कहां से माइनस हो रहा है? अकाउंट पेबल से जाकर माइनस कर देना इतनी अमाउंट 4.5 मिलियन। और परचेज रिटर्न कहां से माइनस होगा? जाकर परचेज में से, वो पता है ना, परचेज एड कैरेज इन माइनस परचेज रिटर्न। तो ये जाकर परचेज रिटर्न 4.5 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक से भी कम होगा, क्योंकि ये चीज तो हमने वापस कर दी है, रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। बताओ, पूछे अगर कुछ पूछना है तो। 4.5 को परचेज रिटर्न में ऐड करके अगर परचेज रिटर्न में ऐड करोगे तो होना तो उसमें माइनस ही है ना, परचेज में से। ऐसे करना है। अगर पहले परचेज नहीं पड़ी तो ये बेसिकली परचेज रिटर्न जाकर हो जाएगा, परचेज में से माइनस ही होना है वो फॉर्मेट के अंदर। ठीक है ये परचेज रिटर्न ही। यहां तक ओके है? आगे बढ़ते हैं। ये हमारी, मैं टिक करता जा रहा हूं, पता नहीं आपका ओके होता है तो ओके करना। आगे चलते हैं। आइटम हैव इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू सेल वैल्यू होती है या कॉस्ट होती है या सेल प्राइस होती है? सेल प्राइस। कहता है 2.4 मिलियन की सोल्ड ऑन क्रेडिट, आपने उधार पे बेची था 2.4 मिलियन क्रेडिट पे, वह रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने वापस कर दिया, तो सेल रिटर्न हो गया। कब वापस किया? अ क्रेडिट नोट वाज इशूड एंड रिकॉर्डेड 12 जनवरी। हम सेल रिटर्न 12 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये 12 जनवरी की सेल रिटर्न है या दिसंबर की है? चीजें तो दिसंबर में आ गई वापस, चीजें तो दिसंबर में वापस आ गई, हम एंट्री पास कर रहे हैं 12 जनवरी को। इसका मतलब है सेल रिटर्न की एंट्री होती क्या है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट नहीं, सेल रिटर्न डेबिट, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, कितनी अमाउंट से बला? जो सेल, क्योंकि सेल रिटर्न तो सेल की अमाउंट से आता है 2. अच्छा, क्या ये वापस स्टॉक में भी तो आया है? क्या 2.4 से आएगा या अपनी कॉस्ट से आएगा स्टॉक? और कॉस्ट आएगा उस बादशाह बंदे ने सीपीएस आपको दिया हुआ है, सीपीएस तो लगाएंगे कॉस्ट आ जाएगी, स्टॉक में प्लस होगा माइनस ऐड होगा, क्योंकि सेल रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड है। तो 2.4 के ऊपर लगाएं जरा सीपीएस, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, भाषा में लगी। अब करना मतलब क्या है, स्टॉक भी हमारा अपडेट हो रहा है +2 और सेल रिटर्न की भी हमने एंट्री पास। अब ये सेल रिटर्न किधर जाएगा? लेस फ्रॉम सेल, वो नहीं करते सेल रिटर्न माइनस कर रहे होते हैं, लेस फ्रॉम सेल, एड इन अकाउंट सेल, मेरे क्रेडिट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं? तो भाई एसेट है, एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो जाकर अकाउंट रिसीवेबल में से, ये हमारी पहली चारों एंट्रीज हो गई, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनली ये पड़ा हुआ है, ये वाला 530 में से 0.78 भी माइनस कर दें, 0.32 भी माइनस कर दें, 4.5 भी माइनस कर दें और 2 प्लस कर दें। Five 26.4 ये है मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनली। अब ये जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में भी और करंट एसेट में भी।
और बाकी चीजें वो खुद बता रहा है, एंट्री पास करो, जिसकी एंट्री आ रही है उधर जाकर लिख दो, जो डायरेक्ट आपको समझ लग जाए डायरेक्ट कर दो, और जो डायरेक्ट समझ नहीं आ रही वो क्या करोगे, एंट्री पास करोगे और उसका इफेक्ट लिख दो। आगे बढ़े, यहां तक ओके है? यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है, वो आगे जाकर आपको पता चलेगा। नंबर 3, डेप्रिसिएशन 20%, उसका इफेक्ट ऊपर ले चुके हैं, वो इसकी वजह से बताया हुआ था, बाकी डेप से तो वो ले चुका था, ये सिर्फ वो जो ऑफिस में मशीन नहीं इस्तेमाल कर रहे थे उसकी है। नंबर 4, ये अभी अभी एंट्री करके आए हैं, अ रिकवरी ऑफ बैड डेट्स 0.3 मिलियन, रिकवरी अगेंस्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर्स। क्या कह रहा है ये, 3.5 मिलियन रिकवरी हुई है जिसको आप राइट ऑफ कर चुके थे, हैं ये बैड डेट्स रिकवर्ड। आगे, क्रेडिटेड टू डेटर अकाउंट, अभी अभी जो गलती सही करके आए हैं, रिकवरी हुई है वो किसको क्रेडिट कर रहे हैं, डेटर अकाउंट को, तो हमने तो सही करना है। आगे, और उसकी पॉलिसी क्या है, 3% अलाउंस। अब मुझे बताओ, पहले तो इसकी गलती को ठीक करें ना, क्रेडिट किसको करना था, डेटर्स रिकवर्ड को, उसने किसको किया हुआ है, डेटर को, तो अब क्या करें, डेटर को कर देते हैं डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड करें। कितनी अमाउंट है, 3.5। अब मुझे बताओ ये किधर किधर जा रहा है, ये डेटर में प्लस हो रहा है माइनस, प्लस हो रहा है, ये जाकर इक्वेशन में से माइनस हो जाएगा, रिकवरी है ना, और रिकवरी ऑफ बैड डेट्स को क्या लिखते हैं, या तो डेट जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें से माइनस कर दो, या अदर इनकम में लिखा, तो हम इसको रिकवरी के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। ओके होगी बात। अब अलाउंस लेना है। अब आए जरा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ना, पहले आप एसओएफपी की इक्वेशन बनाया करो और फिर बनाया करो एसओपीएल। एसओएफपी इक्वेशन में क्या आता है, अकाउंट प्लस माइनस एडजस्टमेंट, फिर माइनस आएगा। ओके, आप अपने सवाल के अंदर देखे जाकर आपका अकाउंट रिसीवेबल कितना है, जाओ जरा ट्रायल बैलेंस के अंदर अकाउंट जीरो ढूंढो जरा, डेबिट साइड पर कहीं मिलेगा, मिल गया, किसको मिला है, ये पड़ा 200, ठीक है। अब नोट कर लो क्वेश्चन या नहीं, 200 डेबिट। मुझे बताओ ऊपर गलतियों में कहीं डेटर तो डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, पिछली सारी गलतियों में जाओ जरा, जो मैं एंट्री पास करवा रहा था कहीं डेटर कम या ज्यादा तो नहीं हो रहे थे, एक से रिटर्न की वजह से और एक बैड डेट्स रिकवर्ड की वजह से। से रिटर्न की वजह से मेरे डेटर कम हो रहे थे 2.4, और बैड डेट्स रिकवर्ड की वजह से मेरे डेटर प्लस हो रहे थे। ये बात नहीं समझ लगी, जो कुछ हमने किया है बस उसको ही लिखा है, आप खुद जाकर देख लो, आपने खुद लिखा हुआ डेटर में प्लस या डेटर में माइनस। अगर नहीं यकीन आ रहा तो अपना सवाल देखो, अगर आप नोट कर रहे हो तो, या मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्या कर रहे हो, 3.5 के साथ प्लस कर रहे हो, और यहां पर क्या किया, माइनस, तो यही किया, प्लस और माइनस। अब इसका जो आंसर आ रहा है उसका लेंगे 3%, इसका जो आंसर आएगा उसका लेंगे, लो जरा 3%, वो मेरा कैरी डाउन आएगा। पता है 3% कैसे लेंगे किसी को, 200 माइनस 2.4 प्लस 3.5, टोटल आंसर कितना आया, 201.1 मल्टीप्लाइड बाय 3%, ये कैरी डाउन आएगा 6.03। इसका जो भी आंसर आएगा वो भला किधर जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट की हेडिंग के नीचे जो हम नहीं लिखते अकाउंट रिसीवेबल, उसके ये अमाउंट जाएगी टोटल। कितनी अमाउंट आ रही है भला,
201.1 में मजीद 6.03 माइनस कर दें 1.0607 कर देते हैं। ये बात समझ लगी। अब एसपीएल में क्या आ जाएगा बताओ? एसपीएल में क्या आ जाता है? एक बैड डेट्स जाते हैं, ऐसा ही है, प्लस कैरी डाउन होता है, माइनस ब्रॉड डाउन होता है, माइनस रिकवरी होती है, ऐसा ही कुछ करते हैं हम। अब मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स हैं? क्वेश्चन में ढूंढ लो, नहीं है या है? कितने हैं बैड डेट्स? अगर हैं तो कितने हैं बैड डेट्स? डेबिट साइड पर मिलेंगे, अगर मिले तो। अदर इनकम इंटरेस्ट 540, मुझे तो नजर नहीं आया बैड डेट्स। बैड डेट्स तो कहीं भी नहीं है। अगर आप इसको बैड डेट्स कह रहे हो तो ये तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है अलाउंस का, बैड डेट्स नहीं है। कैरी डाउन तो है, ये भला कहां से मिला? माइनस ब्रॉड डाउन कितना है? माइनस रिकवरी कितनी है? आंसर बताओ कितना आ गया? 6.03 माइनस 6 माइनस 3.5 कितना? 3 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव है तो एक्सपेंस है इनकम है? नेगेटिव है तो इनकम है एक्सपेंस है? इनकम है, क्योंकि पॉजिटिव आता है तो ये एक्सपेंस होता है, क्योंकि रिकवरी ज्यादा हो गई है। तो हम इसको या तो अदर इनकम में लिख देना या कहां लिख देना, जहां ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखते हैं उसमें से माइनस करके लिख, एक्सपेंस में एक्सपेंस से निकाल देना टोटल एक्सपेंस माइनस ये, या फिर कहां लिख देना? अदर इनकम। ये आपकी मर्जी है। डन। ये हमारा सबसे बड़ी एडजस्टमेंट यही होती है। आगे चलते हैं जी। 5वें नंबर पर ये पुरानी एडजस्टमेंट है। रिव्यू ऑफ द अदर इनकम रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर्विस ऑफ सर्टन कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग 1.2 मिलियन वर रेंडर्ड इन दिसंबर 15। कब सर्विस दे रहे हो? दिसंबर 15। हमारा साल है या कोई बाहर का है? बट इनवाइस देयर ऑफ वर प्रोसीड इन जनवरी। हमने सर्विस दे दी है लेकिन पैसे हमें जनवरी में मिल रहे हैं। ये क्या चक्कर है? क्या है भला ये? एक्रूड इनकम। अक्कर कब हुई? रसीदें कब का हो रही है? इसका मतलब है दिसंबर में इसका स्टेटस क्या था? अक्कर्ड बट नॉट रसीद। एक्रूड इनकम। क्या करेंगे एक्रूड इनकम का? और ये हैज के अदर इनकम का मामला है, क्या करेंगे इसका? इनकम में ऐड करंट एसेट। इनकम में ऐड करंट एसेट। एंट्री क्या पास करते भला? एक्रूड इनकम डेबिट इनकम क्रेडिट। कितने से? 1.2 मिलियन से। 1.2 मिलियन से। अब चलेगा अक्रूड इनकम हम डेबिट कर रहे हैं तो ये किधर जाएगी? करंट एसेट में। ये किधर जाएगी? अदर इनकम में। डन। टिक कर दो इसको। चलें जी, ओके हो गया ये। फिर ऑन 1 अगस्त 15 MT received an amount 1.8 million as 50% advance against, लेकिन अगस्त में ले रहे हैं ना, प्रीपेड वो होगा ना जो साल खत्म होने के बाद वाले हों। कहता है हमने एक 1.8 मिलियन ले लिया जो कि 50% है। MT received an amount 1.8 million 50% advance as maintenance contract covering 1 सितंबर से लेकर दिसंबर 15 सॉरी मई 16। अब चक्कर बताता हूं। कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक है? 1 सितंबर से लेकर 1 सितंबर 15 से लेकर 31 मई। यहां तक बात समझ लगी? अब मुझे एक बात समझाओ, हमारा ईयर एंड कहां पर है? 31 दिसंबर 2015। हमने कितने पैसे लिए पता है? 1.8 मिलियन। कितना पैसा लिया है? क्या वो पूरे पैसे ले लिए या आधे लिए? आधे लिए। चलो 1.8 ले लिए। अब हमने सिर्फ ये देखना है क्या ये सारा एडवांस है, क्या कम है, क्योंकि हमारा टाइम कितना कहां से कहां तक बनता है? हमारे साल का टाइम सितंबर भी हमारा
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चार 4 महीने हमारे, 4 महीने हमारे टोटल कितने महीने बनते हैं? 9 महीने। गिन लो, सितंबर से लेकर मई तक, तो 5 महीने मई के। अब हमने सारे पैसे नहीं लिए, हमने लिए आधे पैसे, तो आधे पैसे कितने महीनों के बनते हैं? 4.5 महीनों के। बट हमारे तो महीने बनते हैं 4, मतलब क्या है पता चला? आधे महीने का एडवांस है। तो 1.8 मिलियन, अगर फोकस करें, 1.8 मिलियन ऊपर वापस जाएं, वो कहता है अदर इनकम से पता चला कि 1.8 मिलियन हमने रिसीव किया हुआ है, जो कि 50% बनता है, और हमने उसको किस में लिखा हुआ है? हमने सारा इनकम में लिखा हुआ है। क्या सारा इनकम है या सिर्फ 4 महीनों का इनकम है? जो हमारा में टाइम बनता है इनकम सिर्फ उतनी होगी। 1.8 को मैं किस पे डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई किस पे करूं? कितना आ गया? 0.2। ये 0.2 एडवांस इनकम है। क्या करूं मैं? एडवांस कितना है? अच्छा, उसने सारा के सारा इनकम में लिखा हुआ है। क्या सारी इनकम है या 6 महीनों का एडवांस है? देखिए, उसने हमें दिया 1.8 आधे पैसे 4.5 महीनों के, और उसने लिख दिया यहां पर, देखिए इंक्लूड इन अदर इनकम, उसने सारे अदर इनकम में लिख दिए हुए हैं। अब हमने देखना है क्या हमारा इतना टाइम बनता है तो ओके, अगर कम बनता है तो फिर बाकी अक्रूड होगी जाएगी, और अगर ज्यादा पैसे मिल गए तो एडवांस। अब उसने क्या किया, 1.8 सारा इनकम में लिखा हुआ है, और हमने कहा इनकम तो बनती है 4 महीनों की, और वो बनती है 1.6, करके देख लो। लेकिन हमने लिए कितने हुए हैं? 1.8। इसका मतलब क्या हुआ? 0.2 एडवांस है। तो एडवांस का क्या करेंगे? वो तो इनकम नहीं होती, इनकम में से माइनस करंट लायबिलिटी। एडवांस इनकम की क्या एंट्री होती है? एडवांस इनकम क्या करते हो? इनकम में से माइनस और करंट लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसे पहले ले लिए। अभी भी किसी के शक्ल अच्छी नहीं हुई, नहीं समझ लगी? देखें, आपको 1.8 मिलियन मिला और हमने सारा कस में लिख दिया इनकम क्या हम सारी इनकम एवं लिख देते हैं या क्रस बेस पे लिखते हैं? अब अगर तो ठीक है, 1.8 मिलियन इनकम अगर हो गई है तो फिर ठीक है, सही लिखा हुआ है। उसने कहा है कि 1 सितंबर से काम हो रहा है शुरू, और 9 महीने तक काम चलेगा। आधे पैसे उसने दे दिए, तो कितने टाइम के दे दिए? 4.5 महीनों के। हमारा टाइम बनता कितना है? 4 महीने। तो इसका मतलब है उसने 4.5 महीनों के पैसे दिए हुए हैं। हमारा टाइम कितना बन रहा है? 4 महीने। तो इनकम में क्या पूरे जाने चाहिए या 4 महीनों के जाने चाहिए? उसने सारा इनकम में लिखा हुआ है जाने 4 महीनों के चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा 6 महीने हो चुके हैं, वो 15 दिन का है ना, वो निकाल देते हैं। पैसे मिल गए हैं लेकिन अक्कर नहीं हुए। पैसे मिले कितने महीनों के? 4.5 महीनों के। अक्कर कितना टाइम हुआ? 4 महीने। कोई एडवांस है इसमें? क्या सारी इनकम है? कितना एडवांस है? आधे महीने का। तो कैसे फाइंड किया? गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिलियन कितने महीनों का है? 1.8 4.5 महीनों का। उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दे आधे महीने से, तो आ जाएगा 1.2, सॉरी 0.2। अब वो एडवांस है, उसका क्या करेंगे? इनकम में से 0.2 माइनस और करंट लायबिलिटी में जाकर 0.2 लिख देंगे। किस नाम से? अनअर्न्ड इनकम के नाम से। डन? वो कर दूं टिक? Yes. उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा, ये सवाल है हमारा एक्रूवल एंड प्री पेमेंट का। मैं देखता हूं कि आप कितने लोगों को समझ लगती है या नहीं लगती, कोशिश करता हूं समझा सकूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक सवाल हमने पढ़ा था, एक्रूड एक्सपेंस का या प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री पास करते हैं। प्रीपेड का लेजर बनाना आता है? प्रीपेड एक्सपेंस का अगर कोई मैं आपसे लेजर पूछूं, ये चैप्टर नंबर मैं चला गया हूं 4 में, इधर ब्रॉडऑन आता है, इधर कैड ऑन आता है। अगर मैं लिखूं कि मेरा ब्रॉडऑन 15 है, कैड ऑन 45 है,
ठीक है, यहां पर क्या आता है, एसपीएल या कैश? कैश। सपोज है 100 रुपए और यहां पर एसपीएल आ जाएगा कितना, एसपीएल कितना आ रहा है 115, 115, इधर कितना आ गया 70 पूरा। ये बहुत जगहों पर कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, होता है, लेकिन जिस बंदे को तो ये सही समझ लग जाता है उसके लिए 20 मिनट का सवाल 5 मिनट में होता है। एफआईआर की बात कर रहा हूं, और जिसको नहीं समझ लगता वो लेजर बना बनाकर थक जाता है, खप जाता है। अब सुने जरा, हमारा ब्रोडॉन में और कैरिडॉन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 30 का। और आपको पता है इन दोनों के दरमियान में भी डिफरेंस कितने का होगा, ऐसा ही है। अजान सुन ले फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। करें स्टार्ट। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से सीखना है अब। अच्छा, ये बात मुझे पता चल गई है कि जितना डिफरेंस मेरे ब्रॉडॉन और कैरिडॉन में होता है ना, उतना ही डिफरेंस पेमेंट और एक्चुअल एक्सपेंस के दरमियान में होता है। ओके, अगर मेरा प्रीपेड ज्यादा है इसका मतलब है पेमेंट ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, ऐसा ही है। और अगर मेरा प्रीपेड कम है इसका मतलब है पेमेंट कम है, एक्सपेंस ज्यादा है। एक्रूड ज्यादा हो तो एक्सपेंस ज्यादा होता है, एक्रूड कम हो रहा हो एक्सपेंस कम होता है। प्रीपेड ज्यादा हो पेमेंट ज्यादा होती है, प्रीपेड कम हो पेमेंट कम होती है। तो पेड पेमेंट को जाहिर कर रहा होता है और एक्रूड अक्रेंस को जाहिर कर रहा होता है। हमने देखना होता है कुछ इस तरह से, हमने कहा 15 से 45 प्रीपेड ज्यादा हुआ, हमें फौरन पता चला कि उसने पेमेंट ज्यादा की होगी और उसका एक्चुअल में एक्सपेंस कम हुआ होगा। अगर पेपर में वो ये कह दे मैंने 100 रुपया पे किया था, सारा एक्सपेंस में लिख दिया, क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है? क्या ये 100 रुपया एक्सपेंस में जाना चाहिए था या 70 रुपया एक्सपेंस में जाना चाहिए था? 70 रुपया एक्सपेंस में जाना चाहिए था, क्योंकि एसपीएल तो 70 के नाम से आ रहा है, एसपीएल में तो 70 जाएगा। अब इस सवाल के अंदर देखिए यही लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड। ऑफिस सप्लाईज हमेशा प्रीपेड होता है, स्टेशनरी खरीदी हुई हो, ऑफिस सप्लाईज हो, वो प्रीपेड की तरह डील होता है। ड्यूरिंग द ईयर कहता है जितना खरीदा सारा एक्सपेंस में लिख दिया, डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट, डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। क्या सारा एक्सपेंस में लिखना था या जितना इस्तेमाल हुआ है बस वही एक्सपेंस में लिखना था? ऑफिस सप्लाईज का मतलब होता है स्टेशनरी टाइप चीजें, समझो स्टेशनरी जितनी खरीदो सारी एक्सपेंस में नहीं लिखनी, जितनी इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल देता हूं, आपने 100 रुपए की स्टेशनरी खरीदी साल के शुरू में, 70 रुपए की इस्तेमाल होगी, 30 रुपए की बच गई, तो 70 रुपए एक्सपेंस में लिखोगे, जो बच गई है उसको करंट एसेट में जाकर लिखो अनयूज्ड स्टेशनरी के नाम से। अब सुने, ऑफिस सप्लाईज पता है क्या होता है? ऑफिस सप्लाईज किसी को पता है?
ऑफिस सप्लाईज, ये जो ऑफिस के अंदर ना ऐसे कैलेंडर वगैरह पड़े होते हैं, इस तरह की चीजें, या और चीजें भी इसी तरह की जो कॉमन यूज में रहती हैं, वो जितना इस्तेमाल हो जाए ना वो एक्सपेंस में लिखते हैं, और जितना रह जाए उसे एसेट में लिख देते हैं। अब सुनिएगा, वो कहते हैं ऑफिस सप्लाईज खरीदी, सारी एक्सपेंस में लिख दी। डायरेक्ट डेबिट एक्सपेंस हालांकि अनयूज्ड थी, कितनी, कहता है बिगिनिंग और क्लोज ऑफ द ईयर 0.45 और 0. इसका मतलब है ब्रॉड डाउन था 0.6, कैरी डाउन था 0.45। इसका मतलब है ये प्रीपेड की तरह समझना है ना, प्रीपेड कम हो रहा ज्यादा, 0.6 से 0 ओपने कितना है, उल्टा लिख दिया, ब्रॉड डाउन है हमारा 0.45, 0.45 और कैरी डाउन है हमारा 0.6। प्रीपेड कम हो रहा ज्यादा, 0.45 से 0.6 हो गया, कम हो रहा ज्यादा, 0.45 से 0.6 हो गया। इसका मतलब है पेड ज्यादा है, कितने से, इनके डिफरेंस से होता है ना, पेड ज्यादा है, एक्सपेंस कितने से, 0.6 है, 60 नहीं है। तो 0.45 और 0.6 का डिफरेंस देख लें। अब सुनिएगा, उसने क्या किया, जितना खरीदा सारा एक्सपेंस में लिख दिया, मतलब जितना पे किया उतना एक्सपेंस में लिख दिया। पे तो उसने किया था जितना भी, पता नहीं कितना था, लेकिन पेमेंट तो एक्सपेंस में आती नहीं है, अकरेंस आती है। इसका मतलब है पेमेंट ज्यादा थी, अकरेंस कम थी, उसने सारे एक्सपेंस में लिख दिया। तो एक्सपेंस में ज्यादा लिख दिया या कम, ज्यादा लिख दिया, क्योंकि उसने जितनी पेमेंट की सारा एक्सपेंस में लिख दिया। हमें कैसे पता चला पेमेंट ज्यादा है, क्योंकि कैरी डाउन ज्यादा है, कैरी डाउन पेमेंट का ज्यादा होगा तो पेमेंट ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो उसने डायरेक्ट डेबिट कर दिया सारे को। कितने से ज्यादा एक्सपेंस लिखा हुआ है, 0. अब हम इसको सही कैसे करेंगे, 0.15 से एक्सपेंस कम कर देंगे, एक्सपेंस में जाकर, और ये 0.15 ऐड कर देंगे 0.4, क्योंकि 0.45 पहले का लिखा हुआ है, और ये टोटल कितना आ जाएगा 0. ये हमारा हो जाएगा करंट एसेट, क्योंकि प्रीपेड हमारा करंट एसेट होता है, प्रीपेड हमारा, तो एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और वो प्रीपेड में जाकर ऐड कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली खुद कितना बन जाएगा 0.6। तो सिंपल जाकर ऊपर प्रीपेड पड़ा है, हमने सिंपल 0.15 प्रीपेड में ऐड और एक्सपेंस में से, क्योंकि प्रीपेड कितना एक्स्ट्रा है 0.15 लास्ट। अब फिर वही बात, ये लोन वाला दोबारा एडजस्टमेंट आ रही है, आप सीख लो दोबारा। लोन लिया है 1 अप्रैल 15 को, कब लिया, 1 अप्रैल 15 को, और हमारा साल का एंड हो रहा है दिसंबर 15 को, मतलब आज के 9 महीने पहले। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कब से स्टार्ट करना है, 31 मार्च ईच ईयर। इंटरेस्ट कितना है उसका, कब कब पे करते हो, हर 6 महीने बाद। कब कब पे करते हो, हर 6 महीने करके। लोन की एडजस्टमेंट ही बड़ी है, पहले सारे सवालों को करते हैं, फिर एंड पे हर सवाल की लोन की एडजस्टमेंट मैं आपको दोबारा करवाऊंगा। अभी भी समझना, पूरी तरह समझना गौर से। अब मुझे बताएं कि लोन था कितना, भला ऊपर जाकर देखो लोन कितना है। ये सवाल फाइनेंस का सारा, लोन कितना है जी 160। हमारा 1/4/2015 को मैंने लोन लिया, कितना लोन लिया 160, ठीक है। अब हमने इसको 5 बराबर किस्तों में वापस करना है, 5 बराबर किस्तों में वापस करना है, और पहली किस्त देनी है अगले साल मार्च के अंदर। हमारा ईयर एंड खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 15 को। अगले 12 महीनों के अंदर इसकी कितनी किस्तें आएंगी वो हमारी करंट लायबिलिटी होगी।
हमने 5 बराबर सालाना किस्तें करनी है, सेमी एनुअल नहीं है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो बताओ 160 की बराबर किस्तें बनाओ, डिवाइडेड बाय कितना आ गया? ये 32 कब पे करना, इसी साल या अगले 12 महीनों में? क्योंकि इस साल तो कोई पेमेंट नहीं आ रही, क्योंकि मार्च तो गुजर गया इस साल का। तो 12 अगले 12 महीनों के अंदर कहां पर खड़े होकर सोचना होता है? साल के एंड पे खड़े होकर सोचना है, अगले 12 महीनों में कोई पेमेंट तो नहीं आ रही हमारे लोन की, एक किस्त आ रही है क्योंकि मार्च में आपने पे करना है। इसका मतलब है 32 चला जाएगा किस नाम से? करंट मैच्योरिटी लोन के नाम से। करंट मैच्योरिटी जाएगा, हाँ क्योंकि हमारे को भी हमने अगर देखा जाए तो वो 9 महीने के भी टाइम, हाँ ठीक है, बिल्कुल है। इस डेट पे खड़े होके अगले 12 महीने देखना है क्या उसके अंदर कोई पेमेंट तो नहीं आ रही। इसमें आ रही है, तो आ रही है ना, तो फिर करंट लायबिलिटी है विद इन 12 मंथ। और सोचना कहां पर खड़े होकर है? एंड ऑफ द ईयर। ठीक होगी बात? जिस दिन लोन लिया उस दिन नहीं, एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब 32 मिलियन किधर चला जाएगा? करंट लायबिलिटी। बाकी बात गया 128, यस 128 किधर चला जाएगा? नॉन करंट। लायबिलिटी, ये दोगी किस्तों वाला मामला। अब आएगा इंटरेस्ट का मामला। उसने कहा हर 6-6 महीनों बाद हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। अप्रैल को लिया, 6 महीने खत्म हो गए सितंबर में, इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट 6 महीनों का बनेगा, वो हमने पे भी कर दिया होगा, ऐसा है ना? यस क्योंकि हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे करना है आपने, मैं वेरीफाई भी करवाता हूं। फिर अगले 6 महीने, सितंबर के बाद 6 महीने कब खत्म हो गए? मार्च में। लेकिन साल तुम्हारा पहले एंड हो गया। यहां से दोबारा यहां से दिखाता हूं, ये देखिए 1/4/15 को आपने लोन लिया, यहां पर हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 15, और 6 महीनों बाद हमारा इंटरेस्ट जितना बनेगा हम पे कर देंगे। इसका मतलब है एक 6 महीने का इंटरेस्ट जितना बनता है वो हम पे करेंगे। लिख भी चुके हैं, पे भी कर चुके हैं। अगला फिर 6 महीने बाद पे करेंगे, वो कब जाएगा? मार्च। लेकिन हमारे 3 महीने का इंटरेस्ट तो अक्कर हो चुका है ना, यस अब ये अक्कर हो गया, क्या पे भी हो गया है? नो इसका मतलब है इसका 3 महीने का इंटरेस्ट अक्कर हो गया है, पे तो क्या करेंगे? उसका उसका 3 महीने बाद एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। और वो 160 रेट कितना है पता है? 10%, 160 मल्टीप्लाइड बाय 10% और मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय, पूरा नहीं आएगा, 3 महीनों का आएगा, क्योंकि 6 महीने तो कवर हो चुके हैं। कितना बनता है? 4। अब इस 4 का क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस में ऐड करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देख ले, आप वेरीफाई भी करवाता हूं। ये देखिए आपका इंटरेस्ट 8 लिखा हुआ है पहले, ये 6 महीने का है, जमा 4 ये 6 महीने का जो गुजर चुके हैं, और जमा कर देंगे 4। ये अगले 3 महीने का अक्कर बट नॉट पेड। जो 8 है वो अक्कर भी हो चुका है, और पे पे भी हो जाएगा, वो लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस है। जो 4 एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, और ये 4 को हम कहां पर जाकर लिख देंगे? करंट लायबिलिटी। डन होगी बात, खत्म हो गया क्वेश्चन ये, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन आपने डिटेल में करना है। ठीक होगी बात, समझ लग गया? कोई बात अगर आपने रिपीट करवानी तो करवा लें। सर साल के 32 दिन बाद क्या अप्रूव अक्रूड ये बोल करंट मैच्योरिटी? हाँ तो 3 माह 8 ये नहीं नहीं, अगले 12 महीनों के अंदर अगर कोई हमारी पेमेंट आ रही है लोन की, वो करंट लायबिलिटी में लिखना है, 3 महीनों का नहीं लिखना। अगले 12 महीनों के अंदर अंदर जितनी पेमेंट्स करनी है आपने, वो सारी करंट लायबिलिटी है। तो क्या आपने 3 महीनों की पेमेंट करनी है या 32 मिलियन पे करना है? आपने बराबर किस्तें करनी है 160 की, और हर साल एक किस्त पे करनी है। मैंने 160 मिलियन का लोन लिया, मैंने उसको कहा यार इसकी 5 किस्तें बना दो हर साल के, तो मैं सिर्फ 3 महीनों का लोन तब पे करूंगा या पूरी किस्त पे करूंगा? इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। हमारे साथ में तो 3 माह हमारे साल में तो भाई, हमारा साल किधर है भला? हमारा तो किधर जा रहे हो? क्या मतलब अभी हमने वो उसका हम लेके देंगे। मैं पर गुजरात से आ तो मैं 12 में देखिए
हमारे पास 31 दिसंबर पर हम खड़े हैं, अगले 12 महीनों की जितनी पेमेंट्स बनेगी, ये अकरस नहीं है, ये अकर है, ये तो अकरस है ही नहीं। ये कितनी पेमेंट्स बन रही हैं? एक किस्त बन रही है 32 मिलियन की, वो सारी हमारी करंट लायबिलिटी है। ये नहीं कि हमारे 3 महीने हैं, पूरा साल उसके अंदर जितनी पेमेंट्स आएंगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, 4 आएंगी, जो अगले 12 महीनों, आपका टोटल लोन कितना है, अब कितने सालों में पे करना है, 5 सालों में। अगले 12 महीनों में जो पेमेंट आएगी वो करंट, जो उससे आगे जाएगी वो नॉन करंट। तो अगले 12 महीनों में 32 आ रही है। अब हर साल क्या होगी, 32 जाएगा करंट में और बाकी जाएगा नॉन करंट। लेकिन आपने जो 4 लिखा है, 4 कौन, वो तो इंटरेस्ट लिखा है, वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। वो वाला कौन सा है, ये देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने किस दिन लोन लिया था, 1/4/15 को, 6 महीने का इंटरेस्ट बना 8, वो पे भी हो चुका है, वो लिखा भी हुआ है। बाकी मजीद 3 महीनों का हमारे साल के अंदर ही आ रहा है। 6 महीनों का 16 बना, कैसे 6 महीने को 16 बना, करके देख, 1 साल का 32 बना। देख वो 32 तो किस्त पे कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट थोड़ी है, वो तो असल लोन वापस कर रहे हैं। इंटरेस्ट तो 160 का 10% है, वो तो 10% है। ठीक होगी बात, चलें।